Hello to all. In this lecture, we are trying to understand the some of the important questions of the design analysis of the algorithm, that is a MCNU, right? So, without wasting of a time, just look at the syllabus. So, total block will be the four block one, block two, block three, block four, right? सो स्टूडेंट की एडवाइस मेरी तरफ से यही रहेगा कि भाई आप स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक्स कर लो, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा बेटर आपकी देखो, ऑलरेडी आपने 4 ब्लॉक किया है तो नो डाउट, ठीक है। बट अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो 3 ब्लॉक्स तो करके जाना ही पड़ेगा। बट आपके पास हम ये देखते हैं कि ब्लॉक वन में है ना, कि क्या है आपके पास ब्लॉक वन में 4 यूनिट है, यूनिट वन, यूनिट थ्री, यूनिट फोर। तो मैं ट्राई करूंगा कि जो आपके पास पहला ब्लॉक है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सम सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो, जैसे वी होप ये विजिबल आपके पास होगा, ब्लॉक वन यूनिट वन, ठीक है। दैट मीन्स ब्लॉक वन और यूनिट वन, ठीक है। तो आप देखोगे ऑलरेडी हमने बताया कि ब्लॉक वन में 4 यूनिट्स है, तो यूनिट वन में आप देखोगे तो मैक्सिमम है ना, डेफिनेटली वन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द एल्गोरिदम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गोरिदम, ठीक है। तो जैसे आपके पास एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को है ना, आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी आपको प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए एक आपको फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चाहिए होता है, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चाहिए होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम आपके पास, ठीक है। अगर आप रियलिटी की बात करोगे तो फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम मे बी अ मोर देन वन सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। सिंगल प्रॉब्लम के लिए मे बी आपके पास एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम हो सकते हैं, बट हमें बेस्ट एल्गोरिदम आपके पास देखना होता है। तो बेस्ट का मतलब ये होता है कि आप बोल सकते हो जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेस हो। तो एल्गोरिदम पूछे जाएगा तो आपको ये बताना है कि एल्गोरिदम इज ए सीक्वेंस ऑफ ए फाइनाइट स्टेप टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए और सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो इसको आप जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास इनपुट, किसी भी आपके पास एल्गोरिदम की आप बात करोगे तो इनपुट आपके पास ऑलवेज है ना, इनपुट जीरो और मोर, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। इनपुट आपके पास क्या है, जीरो और मोर, ठीक है। यानी अगर एक्स इनपुट होगा तो ऑब्वियस बात है जीरो और मोर, ठीक है। जैसे हेलो को प्रिंट कर रहे हो तो इनपुट क्या है, जीरो। बट आउटपुट की मैं बात करूँ तो आउटपुट एटलीस्ट वन, ठीक है। आउटपुट आपके पास मिनिमम शुड बी वन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक होता है अनएम्बिगुअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनएम्बिगुअस? अनएम्बिगुअस का मीनिंग ये होता है कि भाई कोई भी अगर आपने स्टेप लिखा है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तो इन सब का मीनिंग शुड बी क्लियर। प्लस का मीनिंग प्लस होना चाहिए, कोई भी है ना आपके पास एम्बिग्यूटी मीनिंग ना हो, मोर देन वन आपके पास मीनिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स काउंटेबल आपके पास हो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी काउंटेबल, फाइनाइट, वन टू थ्री फोर फाइव। कभी भी एल्गोरिदम में इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होता है। समटाइम्स प्रोग्राम और एल्गोरिदम में भी डिफरेंस अगर पूछा जाए तो प्रोग्राम में भी इनफाइनाइट, बट एल्गोरिदम ऑलवेज फाइनाइट। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि देखो आपके पास जैसे स्टेप वन है, स्टेप टू है, स्टेप थ्री है। जैसे एडिशन ऑफ ए टू नंबर है, तो एडिशन ऑफ ए टू नंबर में क्या है, दो नंबर चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप सम करोगे, उसके बाद आप उसको प्रिंट करोगे, प्रिंट ऑफ एस। तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग यहाँ पे आपको है ना, ऐसे समझिए आप कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप से कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होगा। यानी फर्स्ट का इफेक्ट दूसरे में जाएगा, दूसरे का तीसरे में जाएगा। आपके पास डिटेल डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द क्विक रिवीजन। नेक्स्ट आपके पास समटाइम्स है ना, यूनिट वन में आपके पास पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। समटाइम्स किसी भी प्रॉब्लम का आपसे एल्गोरिदम पूछे जा सकते हैं, भाई आप इसका एल्गोरिदम लिखिए, ठीक है। जैसे मे बी अगर इसी में यूनिट थ्री की बात करोगे तो आप उसमें है आपके पास कि रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव में कैसे एल्गोरिदम लिखोगे आप, तो हम आपके पास डिस्कस करेंगे। और जो दो एल्गोरिदम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीसीडी ऑफ ए टू नंबर, और नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर आप पढ़ लेना, टाइम मिला तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस जीरो, जो आप x की वैल्यू निकालते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बाई टू है। तो देखो कोई भी एल्गोरिदम नहीं आता है मान लो आपके पास एग्जाम में, तो पहले आप एल्गोरिदम का डेफिनेशन वगैरह कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो और उसका आप स्टेप लिख दोगे, ये सारे स्टेप्स है। और ये दो आपके पास पढ़ के जरूर जाओ।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, देखो आपके पास सिंपल सी पॉइंट है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, मल्टीपल आपके पास है ना, मल्टीपल सॉल्यूशन या मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ बेस्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो, ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो आपकी डिमांड क्या होती है, आप खुद सोचो, मिनिमम के बी सोचते हो या मिनिमम एमबी का आपके पास ऐप हो। ठीक है, तो ऑलवेज आप ध्यान रखना कि टाइम और स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे पास एसएम टॉपिक नोटेशन में हम आपके पास डिनोट करते हैं। बट यहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के चांसेस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे ये लिखा होगा ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आप ध्यान से देखना, पूछा जा सकता है कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा फास्टेस्ट है या कौन सा स्लोएस्ट आपके पास है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो कांस्टेंट टाइम होता है ना, ऑलवेज है ना फास्टेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है, ऐसे ही गूगल गूगल ऑलवेज आपके पास ये यूज करता है। ठीक है, समटाइम्स आपके पास आप इसमें वैल्यू दे के भी कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ वन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप एन की वैल्यू पुट करते हो, मान लो 100, तो इसमें क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 100। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टाइम, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग 100। ठीक है, तो जो आप लॉग 100 आप सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएगा, नॉर्मली 2। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फर्स्ट, सेकेंड फास्टेस्ट ये, थर्ड फास्टेस्ट ये। ठीक है, एक और एग्जांपल्स हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा स्पेस बचा है। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे ये पूछा, आप कमेंट करके मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इनमें कौन सा फास्टेस्ट है, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन लॉन्ग एन में कौन सा फास्टेस्ट है। ठीक है, तो यूनिट वन आपका बिल्कुल मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द एल्गोरिदम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गोरिदम। अगर मैं सेकेंड यूनिट की मैं बात करूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो, सेकेंड यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके पास, आप कह सकते हो एसम टॉपिक नोटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टाइप्स। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाएगा, मे बी 10 मार्क्स में समटाइम्स डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि एसम टॉपिक नोटेशन एक ऐसा मैथमेटिकल नोटेशन है। ठीक है, क्या आपके पास एक ऐसा मैथमेटिकल नोटेशन है जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाई ऐसा आपके पास है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि है ना, कि अगर आपके पास एल्गोरिदम है आपके पास, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में किसी भी प्रॉब्लम को है ना, आपको सबसे पहले एनालिसिस करना होता है। तो वो एनालिसिस किस बेसिस पे है, बाय यूजिंग सम टॉपिक नोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूँ तो 3 होते हैं, फर्स्ट ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन और बिगो नोटेशन। ठीक है, तो ओमेगा का सिंबल भी ये होता है ना, थीटा ये होता है आपके पास, ठीक है, और बिगो आपके पास ये होता है कैपिटल ओ। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना कि ओमेगा का मतलब होता है मिनिमम टाइम, थीटा का मतलब एवरेज टाइम, बिगो का मतलब मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो इन ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वी ऑलवेज ट्राई टू है ना, फाइंड है मैक्सिमम आंसर। ठीक है, देखो आपके पास ऑलवेज हम वर्स्ट केस लेते हैं कि भाई कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा आपके पास। ठीक है, दैट इज द रीजन बिगो नोटेशन सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको हम बेस्ट केस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एवरेज केस और इसको वर्स्ट केस भी हम आपके पास बोलते हैं। ठीक है, और इसमें है ना, ऑलवेज ध्यान रखना कि जो ओमेगा नोटेशन और बिगो नोटेशन में 2 फंक्शन आपके पास होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर इसमें ग्राफ की भी मैं बात करूं, जैसे बिगो नोटेशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स है ना, ऑलवेज, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये लेस देन होगा, सॉरी, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यानी जो भी है ना आप ग्राफ बना रहे हो आपके पास, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इनपुट्स और जो भी एक्स जो भी आपके पास है, तो जैसे दो है ना, दो आपके पास फंक्शन है, तो एक ग्राफ मान लो आप ऐसे बना लो, है ना, दूसरा ग्राफ ये बना लो। तो ये वाला जो ग्राफ है, देखो फर्स्ट और सेकंड ग्राफ, तो ये ऑलवेज फर्स्ट ज़्यादा है ना, तो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो फर्स्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज ए जी ऑफ एन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो जब भी इसका बनाओगे तो इनपुट्स और एक्स, ठीक है, इनपुट्स और एक्स या इनपुट और टाइम आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप दो ऐसे ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाला क्या है, जी ऑफ एन, एंड दिस इज द एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये फंक्शनलिटी होता है और ये हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज अगर एसिम्प्टोटिक का, है ना, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, तो ऑलवेज आप यही बताओगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक ऐसा मैथमेटिकल नोटेशन है जिसमें हम आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विथ आपके पास मिनिमम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे समटाइम्स यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल आपको बताने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, है ना, देखो यहाँ पे, क्योंकि जिसने मेरे क्लासेस लिया होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू आपके पास आंसर ऑल दी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, देखो सिंपल सी पॉइंट हमने ये लिखा कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हमारे पास ओ ऑफ जी ऑफ एन के इक्वल है कि नहीं। देखो एफ ऑफ के एन क्या है, 3n+2, ठीक है। ये क्या आपके पास एन, तो हमारे पास, है ना, रूल्स ये होता है कि अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू होगा यहाँ पे, तो ओ आपके पास क्या है, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। तो कब ये इक्वल होगा, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ गए, ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, एफ ऑफ एन इज बिगो ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। तो ये कब इक्वल है वो हमें बताना है आपके पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैं आपको, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप स्टेप नंबर 1 आप देखोगे कौन सा नोटेशन है, तो बिगो नोटेशन। तो बिगो नोटेशन का ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एन सी इंटू जी ऑफ एन, सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। एफ ऑफ एन क्या है, देखो गिवन है 3n+2, स्टेप नंबर 2, है ना, लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन क्या है, एन। ऑलवेज ऑलवेज आप ध्यान रखना, c इज ग्रेटर देन 0 और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आपके पास हुआ, क्योंकि इनपुट मिनिमम शुड बी 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, आप वो c की वैल्यू बतानी है और वो n की वैल्यू आपको बतानी है कि वो n कौन से वैल्यू पे आपके पास ऑलवेज ट्रू आएगा, ठीक है। जैसे आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो एफ ऑफ एन, ठीक है, यानी इस टाइप का ये जी ऑफ एन हो गया और ये एफ ऑफ एन आपके पास हो गया, ठीक है। ये लीनियर ही बनेगा आपके पास इस टाइप का। तो वो पॉइंट्स बताना है आप, ठीक है, वो पॉइंट्स बताना है कि कौन से वैल्यू के लिए वो ऑलवेज आपके पास ट्रू रहेगा, ठीक है। जैसे आप सिंपल सी बात है, ठीक है, आप ये देखो, जैसे मैं ये करता हूँ एक्स इज लेस देन, ठीक है, जैसे एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू, मान लो आपके पास y+5, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जो ऑलवेज ट्रू रहे, तो आप ऑब्वियस बात है हिट एंड ट्रायल से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज ए एनालिसिस, आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। और सी की वैल्यू नॉर्मली आप, है ना, 1 2 3, है ना, जैसे आपके पास लिखा हमने, ठीक है। तो नॉर्मली सी 0 नहीं होता है, ठीक है। आप इसको जैसे, एक मिनट जस्ट, आप सी मिनिमम आपके पास 0.1, है ना, 0 नहीं देना आपके पास। तो ये सब में कंडीशन होगा, ठीक है, ये सब में आपके पास कंडीशन होगा, सी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे आपके पास इसको अप्रोच करोगे। तो अप्रोच विल बी सिंपल, आप सबसे पहले सी की वैल्यू 1 पुट करते हो, एन की वैल्यू 1 पुट करो। यहाँ पे आप देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। 3 × 1 + 2, ठीक है, 1 इंटू, है ना, 1, आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है, आंसर विल बी आपके पास फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है ना। अब देखो ये तो आपके पास, देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स आंसर है, मे बी समटाइम्स मोर देन वन आंसर पॉसिबल, ठीक है। तो आप, अगर मैं सी की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये 5 चाहिए वैल्यू, ठीक है, 3 + 2 5, और यहाँ पे भी 5 n के आसपास चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू 4 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप इसको एक बार पुट करके देखो, ठीक है। c की वैल्यू 4 पुट करो आपके पास, ठीक है, ये ध्यान रखना मे बी मोर देन वन आंसर पॉसिबल है। तो अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, ट्री आएगा। c की वैल्यू 4 पुट कर लो यहाँ पे, तो 4 × 2, मिनिमम वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट कर लो, 3 × 2 + 2,
तो देखो आपके पास 8, 8 लेस देन इक्वल टू 8, दिस विल बी कंडीशन विल बी ट्रू। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सी की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है। दिस इज द आंसर। मे बी आपके पास अदर आंसर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ट्राई करो, ठीक है। ये माइट भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से आपके पास है, ठीक है। डिफाइन थीटा नोटेशन एंड सो दैट फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यूनिट 3 की मैं बात करूँ, क्योंकि शॉर्टकट रिवीजन है, ठीक है, हम डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यस, देखो यूनिट 3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सम है ना, आपके पास एल्गोरिदम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि जीसीडी ऑफ ए टू नंबर, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फंडामेंटल की मैं बात करूँ, ठीक है। तो जीसीडी का मतलब क्या होता है, देखो जीसीडी का मतलब होता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे जीसीडी को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, बट आप है ना, इसका क्वेश्चन ये पूछेगा कि राइट द है ना एल्गोरिदम ऑफ ए जीसीडी ऑफ ए टू नंबर। मोस्ट प्रोबब्ली ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और मुझे लग रहा है 100% आएगा। तो अगर मैं आपके पास है ना, आपको अप्रोच बताना होगा कि आप कौन से अप्रोच को यूज करते हो, ठीक है। जैसे हमने आपके पास है ना एक मेथड है, यूक्लिडियन आपके पास मेथड है, ठीक है। तो यूक्लिडियन मेथड में आपके पास बेसिकली क्या बोलता है कि जैसे मुझे जीसीडी ऑफ ए दो नंबर का निकालना है, 12 और मान लो आपके पास 33, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, है ना, इसका फैक्टर कीजिए आप, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 12, यही फैक्टर होगा। इसका फैक्टर 1 3 11 33, ठीक है। नॉर्मल मैं बता रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 और 3। हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो जीसीडी का मतलब ये भी होता है हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, एचसीएफ सुना होगा आपने, तो इसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं। अगेन आंसर विल बी 3, हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो ये तो हमने जनरल मेथड से निकाला है ना, हमने आपके पास स्कूल वाला मेथड से हमने आपके पास देखा, ठीक है। बट एक्चुअली मैं है ना इक्लूडियन मेथड आप देखोगे, आप किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर हम ऐसे ही निकालते हैं। बट एक सिस्टमेटिक वे से आप देखोगे कि है ना, कि अगर आप इक्लूडियन मेथड यूज करते हो तो कैसे आप होता है, आप इस चीज़ को देखो, ठीक है। तो इसका टेबल बना लो आप, जैसे क्यू हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया आपके पास, दिस इज द आर वैल्यू, ठीक है। ये क्यू हो गया आपके पास, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द आर वैल्यू। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। जैसे जीसीडी ऑफ ए कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट दी 33 एंड आपके पास 12। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे ये चीज़, ठीक है, कि जो भी आपके पास नंबर है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए 33 एंड दिस इज कॉल्ड एज ए 12, ठीक है। यानी ए की वैल्यू 33 हो जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास 12। अब इसको आप डिवाइड करो, है ना, थोड़ा सा स्टेप्स करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 24 और ये 9, ठीक है। तो आप देखोगे आर का मतलब आपके पास क्या, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर विल बी 9, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। रिमाइंडर विल बी आपके पास क्या है, रिमाइंडर विल बी 9 एंड क्वोशंट विल बी 2। एंड ये आपके पास क्या, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आप देखोगे, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑपरेशन आपके पास परफॉर्म करना पड़ता है। जो शिफ्टिंग आपके पास ऑपरेशन होगा कैसे करोगे, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा और ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। यानी अब जो अपडेटेड वाली ए और वी वैल्यू हो जाएगी 12 और 9, अगेन आप 9 और 12 को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखो क्वोशंट है ना, क्वोशंट विल बी है ना, देखो आपके पास क्या क्या आपके पास आएगा भाई, 9 को अगर 12 से आपने डिवाइड करोगे तो 1 और 3 आपके पास, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 और 3, 1 और 3। ये कब तक करना है, जब तक कि बी की वैल्यू 0 आपके पास ना आ जाए, ठीक है। लॉन्ग थोड़ा सा वीडियो होगा आपके पास, बट यूनिट ब्लॉक 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कब तक करना है, जब तक कि बी की वैल्यू 0 ना आ जाए आपके पास, एग्जाम में कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या, शिफ्ट करो 9 3, अगेन आप क्या करोगे, 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो यस ना, क्वेश्चन विल बी 3, रिमाइंडर विल बी 0। क्या बी की वैल्यू 0 है, नो। अगेन आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे 3 और 0, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप इसकी है ना इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप 0 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, आंसर विल बी नॉट, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जीसीडी की मैं बात करूं तो आंसर विल बी 3, ठीक है। तो इसको आप स्टेप में लिख सकते हो कि कोई भी नंबर ए और बी को
हम आपके पास तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वैल्यू विल बी नॉट इक्वल टू, है ना, जब तक कि b की वैल्यू जीरो ना आ जाए आपके पास। ठीक है, तो वी होप जीसीडी वाला थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा आपके पास, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन की मैं बात करूँ तो क्या आप इसको कर सकते हो? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि इक्वेशन मस्ट बी इन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गया तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, आप जो भी आपके पास डी निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, पता है स्टेप लिखना है कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आप निकालते हो। ठीक है, तो वी होप थोड़ा सा ये यूनिट 3 में। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे किसी भी प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हो, जैसे एक फॉर लूप आपके पास गिवन है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, प्रिंट एफ हेलो आपके पास मैं बात कर रहा हूँ, लूप चल रहा है आपके पास एक 1 से लेके n तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, अब बताओ आपके पास ऑर्डर ऑफ n टाइम्स मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि लूप आपके पास एन टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टेप्स होते हैं कि ऑलवेज आपका लूप प्रॉब्लम हो। ठीक है, इफ एल्स में कांस्टेंट टाइम लगता है आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली हेलो प्रिंट करना है, अगेन कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो कहाँ पे फाइंड आउट करोगे, जहाँ पे लूप का कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट आपके पास, बट फिर भी आप कह सकता हूँ कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यूनिट 4 की बात करूँ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट यूनिट 4 में ये क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ से क्या है कि आपको जैसे रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, यानी अगर आपने रिकर्सिव इक्वेशन दिया होगा तो रिकर्सिव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड आपके पास होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड रिकर्सिव ट्री मेथड, मास्टर मेथड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस किसी से भी पूछे जा सकते हैं आपके पास, है ना, बट मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे कि दो मेथड, मास्टर थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने के लिए। ठीक है, एक एक एग्जांपल देखो। मान लीजिए आपके पास अगर 1000 रिकर्सिव इक्वेशन के क्वेश्चंस है, तो मास्टर थ्योरम 100 प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। भाई 1000 मान लो आपके पास पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिकर्सिव इक्वेशन का, 1000 में ओनली फ्यू प्रॉब्लम को मास्टर थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मास्टर थ्योरम में देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शन। कहाँ का रिस्ट्रिक्शन है, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में साइन आ गया, कॉस आ गया, तो वहाँ पे फेल हो जाता है आपके पास। ठीक है, बट ये दोनों मेथड कहीं भी आपके पास फेल नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब एक एक प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखो पहले मास्टर थ्योरम की हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियरली मैं लिख देता हूँ, इस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबली ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2t n/2 प्लस n, दिस इज n इज ग्रेटर देन 1, और n की वैल्यू 1 पे 1। ये देखो t ऑफ n, इसको इस टाइप के प्रॉब्लम गिवन हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो पहले आप मास्टर थ्योरम से पुट करो। इस टाइप का आपके पास है ना, जो भी गिवन है तो डायरेक्टली मास्टर थ्योरम से आप करोगे। और यहाँ पे देखो अप्रोच कैसे आप यूज करोगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, ए टी एन बाई बी प्लस थीटा एन की पावर के लॉग एन पी। ठीक है, अब आप इसको, है ना, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको इसके साथ कंपेयर करना है, सीधी सी बात है भाई। आपको ये जो है 2t n/2 प्लस एन को इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो ये देखो आपके पास व्हाट इज द ए विल बी 2, ए विल बी 2। ठीक है, व्हाट इज द बी, है ना, बी विल बी 2, बी विल बी 2। ठीक है, देखो थीटा एन की पावर के, है ना, एन की पावर 1 मैं लिख सकता हूँ, यानी के इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये टर्म कुछ भी नहीं है तो p विल बी 0, ध्यान रखना। समटाइम्स p में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी, है ना, लॉग का टर्म नहीं है तो ऑलवेज p विल बी 0, बिकॉज आप मैथ्स में किसी भी की पावर 0 1 होता है आपके पास, इसलिए हमने p की वैल्यू 0 दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 1, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, ठीक है, कि a वर्सेस b की पावर k सॉल्व करोगे। a क्या है 2, b क्या आपके पास 2, k क्या है 1, यानी 2 वर्सेस 2, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये लिखन समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज मास्टर थ्योरम के समटाइम्स 10 मार्क्स में आते हैं। तो ये देखिए आपके पास अगर a इज ग्रेटर देन b है तो आंसर ये हो जाएगा।
देखो गिवन क्या है ना, देखो गिवन ऑलवेज आपको है ना ए बी के पी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ए बी पी के। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे स्टेप नंबर 2, तो ये कौन से वाले स्टेप में आएगा, ऑब्वियस बात है इस वाले स्टेप में आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 केसेस है, तो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है, पी है ना, पी विल बी जीरो। किस में आपके पास आएगा बताओ, है ना, पी आपके पास कौन से में, ऑब्वियस बात है ये वाला कंडीशन, जीरो ग्रेटर देन -1 कंडीशन विल बी ट्रू, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की मैं बात करूं तो थीटा एन की पावर लॉग ए क्या है, देखो ए और बी टू टू है, इनटू लॉग पी क्या है आपके पास, 0 + 1 इंटू 1। ठीक है, इन मतलब इसी के साथ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, थीटा ऑफ एन की पावर, देखो ये है ना, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला है, लॉग एक्स एक्स 1 होता है, लॉग एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, यानी दोनों वैल्यू अगर सेम है तो 1 होता है, तो एन की पावर क्या दोगे यहाँ पे, 1 इंटू लॉग एन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थीटा एन लॉग एन, थीटा एन लॉग एन। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मास्टर थ्योरम का ध्यान से देखना पड़ेगा आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आंसर हमारे पास थीटा एन लॉग एन आ गया। अब सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करता हूँ, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या आपके पास, बिकॉज ऑब्वियस बात है किसी भी मेथड से करोगे आंसर विल बी एन लॉग एन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे टी ऑफ एन है 2 t n/2 प्लस एन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगेन सम ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज। ठीक है, देखो यहाँ पे ये tn/2 मैं पूछूं आपको कि हाउ टू फाइंड, कि tn/2 कैसे आपने कैसे फाइंड आउट करोगे। भाई अगर n है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ये n है तो ये n/2 है और ये n है। ठीक है, अगर मुझे ये tn/2 फाइंड आउट करना है, भाई सिंपल सी बात है, t(3) = t(2) + 1। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा ना t(2), उसके बाद मैं t(3) फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे अगर tn/2 मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, आप मुझे बताओ। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2t(n² + n/2), यही होगा आपके पास इक्वेशन 2। भाई n है तो n/2 है और यहाँ पे n है, यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पे n/4 + n/2। अब हम क्या करेंगे, देखो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप्स, अब ये वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये जो फाइनल जो t ऑफ n आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 2। ठीक है, मैं सेम कलर से मैं पुट कर देता हूँ, एक मिनट, 2t(n/2)² प्लस, देखो सेम वैल्यू मैं ये इंटायर वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ, n/2 + n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा, 2² t(n/2)² प्लस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n + n, दैट इज क्या, मैं इसको 2n लिख सकता हूँ, यस 2n मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो इंटायर चीज को मैंने क्या लिख दिया आपके पास, 2² t(n/2)² + 2n लिख सकता हूँ ना आपके पास। ठीक है, तो अगेन है ना, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2² सेम चीज़ को +2n। ठीक है, 2n। अब अगेन आप एक बार और पुट करोगे, मान लो एक बार और वैल्यू पुट करोगे, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा आपके पास, 2⁻3, आप पुट करके देख सकते हो, n 2⁻3 + 3n, दिस इज इम्पॉर्टेंट, t ऑफ। अगर आप इसको k टाइम्स पुट करोगे तो 2k tn 2k +3 × k, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, यही होगा ना आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है बेसिकली। ठीक है, एक और कंडीशन दिया है कि t(1) = 1 है, ये ध्यान रखना।
ठीक है, T(1) इजकल टू 1, यानी आपको ये चीज़ है ना, अगर आपको आपके पास ये गिवन है तो ये जो भी फैक्टर है यानी n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k इजकल टू इसको 1 पुट करना होगा, तभी तो ये 1 होगा ना। भाई आप यहाँ पे 1 पुट करोगे है ना, इफ है ना T(1) होगा तब भी ये वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर k। ठीक है, अगर आप यहाँ पे k निकालोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉगरिथम फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो ये हो जाता है आपके पास। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 की पावर k है, तो k की वैल्यू लॉग बेस n है ना, आपके पास लॉग n बेस 2 हो जाता है। आप इसको कहोगे तो मैं वेरीफाई कर दूंगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें आप दोनों तरफ लॉग ले लेना। ठीक है, जैसे n इज इक्वल टू 2 की पावर k है ना, तो दोनों तरफ आप लॉग बेस 2n ले सकते हो, लॉग बेस 2n। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस, 1 मिनट मैं देखता हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास होगा, ये ध्यान रखना कि अगर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k है तो n इजकल टू 2 की पावर k लिख सकते हो, k विल बी लॉग n बेस 2। दिस इज द फिक्स। अब हम सेम चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, तो 2 की पावर k क्या हो जाएगा, n। ये देखो, ये वैल्यू विल बी n। यस, ये वैल्यू n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T(1) प्लस 3 इंटू क्या है आपके पास, k की वैल्यू क्या है, लॉग बेस n। ठीक है, अब देखो ये चीज भी ध्यान रखना, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये 1 2 3 है ना, जैसे 2 3 हो रहा है तो ये n हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज द n, दिस इज द n। ठीक है, n इंटू के। भाई पहली बार क्या है, देखो 1 इंटू n, सेकेंड टाइम क्या है 2 इंटू 3, 3 इंटू n, तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे n इंटू के। ठीक है, तो जो वेरी कर रहा है उसको k लिख दिया हमने, और जो फिक्स है उसको n लिख दिया। तो यहाँ पे आप इसी चीज़ को लिख सकते हो n इंटू, ठीक है, 1 प्लस n इंटू के, वैल्यू क्या है, लॉग, लॉग बेस 2n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम n इंटू n लॉग बेस n है, क्या आंसर आएगा, ऑलवेज मैक्सिमम टर्म। ठीक है, तो आंसर विल बी थीटा ऑफ n इंटू लॉग बेस n। ठीक है, कोई पूछता वाई है ना, आपने n क्यों नहीं लिखा। ठीक है, आप जैसे मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ऑलवेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। जैसे मैं पूछता हूँ बाइक है यहाँ पे, भाई ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू, और ये कार है, तो ऑलवेज किस पे आप करोगे, कार वाले पे जाओगे ना। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कार का कॉस्ट में भी इसमें इंक्लूड होगा, बाइक का कॉस्ट कार में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो वी होप हमने ट्राई किया कि यूनिट 1 को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, और आप चाहते हो यूनिट 2 भी आए, क्योंकि थोड़े से टाइम की कमी होती है आपके पास। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स कीजिए। ठीक है, कैसा लेक्चर्स लगा आपको। ठीक है, बिकॉज विदाउट सपोर्ट नहीं हो पाता आपके पास चीज़ें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।